आप देख रहे हैं हमारा खास शो 16 ने सच। आपके साथ में रवि ठाकुर। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए। दिल्ली में एआई समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इस दौरान पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि लोग उन्हें स्वागत में माला और स्मृति चिन्ह नहीं दे, बल्कि वो एक पेड़ लगा कर आए और उसकी फोटो साथ लाएं। मैं तो ये तय कर रहा हूँ कि भैया मेरा स्वागत करने आओ तो पेड़ लगा के एक फोटो खींच के आ जाओ कि मामा ये लगा दिया, मेरा स्वागत हो जाए। शिवराज सिंह के मुताबिक इसी से उनका स्वागत हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक पौधा प्रतिदिन संकल्प के 5 साल पूरे होने पर दिल्ली में पूषा के एक विशेष कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में पेड़ बैंक और अंकुर जैसे नए मंच बनाने का विचार भी रखा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सकें। हरियाणा सीएम नायब सैनी उचना के एक जनसभा के बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ने की तैयारी में थे। इतने में एक लड़के ने जोर से आवाज दी, आता हूँ सैनी, हमने भी बिठा ले जहाज में। बिठावेगा के? सीएम ने लड़के को बुलाया और फिर कई देर तक अपने साथ बिठाकर गपशप भी की। दरअसल हेलीपैड पर सीएम नायब सैनी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के करीब था। इस दौरान हेलीकॉप्टर से करीब 50 मीटर सुरक्षा घेरे से बाहर एक युवक किसी अंदाज में आवाज लगाता रहा। उसने यह नहीं सोचा था कि वह जो बोल रहा है वो सच हो जाएगा। उसकी आवाज सीएम तक पहुंची और उन्होंने युवक को अपने पास बुलाकर फिर से हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। बिजनौर में दूल्हा शुभम कुमार ने परंपरा से हटकर ट्रैक्टर पर सवार होकर दुल्हन के घर एंट्री की। इस अनोखी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला खेड़ा गांव का है, जहां एक अनोखी और देसी बारात देखने को मिली। बारात में आमतौर पर लोग बग्गी और लग्जरी गाड़ियों से पहुंचते हैं, लेकिन शुभम की ये देसी बारात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। गाँव वालों ने भी जमकर स्वागत किया और हर कोई इस सादगी और देसी अंदाज का कायल नजर आया। जेई मेंस के रिजल्ट के बाद पटना के मशहूर शिक्षक खान सर ने अपने छात्रों की शानदार सफलता पर जमकर डांस किया। बताया जा रहा है कि खान जीएस रिसर्च सेंटर के कई छात्रों ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद खान सर खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर छात्रों के साथ खुशी से झूम उठे। सोशल मीडिया पर उनकी डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खान सर कहते नजर आ रहे हैं कि मेहनत रंग लाई है, अब अगला टारगेट एडवांस है। छात्रों का कहना है कि खान सर की मोटिवेशन और अनोखे पढ़ाने के अंदाज उन्हें यह सफलता दिलाई। लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल के करीब 30 बाउंसरों और गार्डों ने वकील और उनके 2 दोस्तों की जमकर पिटाई की। वकील को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दोस्तों को जमीन पर गिराकर लाठी डंडे और लोहे से पीटा। पिटाई में वकील का सिर फट गया, दोस्त भी घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित वकील ने मामले की पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कई गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जोरहाट के सीएसआईआर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भयानक आग लग गई। एनईआईएसटी में मौजूद केमिकल लीव में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग में कई सिलेंडर भी फट गए। आग इतनी भयानक थी कि सिलेंडर फटने की आवाज ने पूरे पश्चिम जोरहाट में अफरा तफरी मचा दी। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जूनागढ़ के एक शादी समारोह में 2 शेर पहुंच गए। घटना पलासवा गांव में हुई। दरअसल शादी समारोह के बाद देर रात मेहमान शांति से सो रहे थे। डाइनिंग टेबल पर अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ था। इसी शांति का फायदा उठाकर 2 शेर रिहायशी इलाकों में घुस गए और शादी के मंडप के पास तक पहुंच गए। शेर खाने की तलाश में घूमते हुए शादी समारोह में पहुंचे थे। वहीं दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें 15 से 20 की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए है। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी हुई है। उस पर लिखा है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारत मंडपम में अंदर कैसे आए।
क्योंकि एंट्री के लिए पास या क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया। दरअसल 2026 इंडिया एआई इंपैक्ट समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी 2026 से शुरू हुआ। ये 20 फरवरी तक होना था, लेकिन भीड़ और आयोजनों के चलते इसे 21 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को समिट का उद्घाटन किया था। यहां दुनिया भर की कंपनियों ने अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश किया है। तो उधर एआई समिट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर के सामने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। टुडे दे वेंट टॉपलेस, ब्रेनलेस। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है, इतनी भी मस्तिष्क में स्थान नहीं है, इतना विवेक नहीं है कांग्रेस के पास कि ये जो एआई की समिट चल रही है ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का। वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस, वहां प्रोटेस्ट नहीं होता है। टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस। गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरी सहयोगी कनिका का। कनिका, जब भी इस तरह की एआई इंपैक्ट समिट होती है तो चर्चा होती है टेक्नोलॉजी की, चर्चा होती है साइंस की, इनोवेशन की, लेकिन भारत में जब ये समिट हुई है तो हम चर्चा कर रहे हैं सियासत की, कि ये सियासत हुई, कांग्रेस ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा, नकली रोबोट। तो किस तरह से देखेंगे, क्योंकि अब समापन लगभग हो गया है इस समिट का, और इसको लेकर जो आखिरी दिन सियासत हुई है उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए रवि, बिल्कुल भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समिट था, क्योंकि पहली बार ग्लोबल साउथ में देखा जाए तो किसी कंट्री ने और खासकर भारत ने अपने ही देश की राजधानी में समिट ऑर्गेनाइज किया था। पिछले 4 दिन से हम लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उन तमाम चीजों की बात कर रहे थे, जहां पे लगातार केंद्र सरकार और भारत सरकार जो है एआई में अपनी सफलताओं को, अपने आने वाले इनोवेशन को गिनवाने की कोशिश कर रही थी। तमाम देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद इस वक्त यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन लास्ट दिन यानी कि आज के दिन जब उस समिट का कहीं ना कहीं कंक्लूजन होना था, उस दिन जो है आज यूथ कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, दोनों ने लगातार हंगामा किया। दरअसल सुबह भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया। उसके बाद जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया। लेकिन बिल्कुल चर्चा जहां पे टेक्नोलॉजी की, जहां पर आने वाली इनोवेशन की होनी चाहिए थी, वहां पे हम राजनीति चर्चाएं कर रहे हैं। और जरूरी है ये समझना कि इस तरह के जब समिट होते हैं जहां पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इस समिट में केवल बीजेपी या कांग्रेस, ये तमाम राजनीतिक दल नहीं थे, इस समिट में तमाम उन देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो आज ये किया है उससे कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे राजनीति कुछ भी हो देश के भीतर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप भारत की छवि को खराब नहीं कर सकते और किसी भी राजनीतिक दल को ये जो है नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, बीजेपी भी आरोप लगा रही है। हर जगह क्या राजनीति करना, राजनीति को घुसेड़ देना, अगर ये शब्द यूज करें तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आप विरोध करिए, सरकार का विरोध करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन एक ऐसे मंच पर जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि एआई के मामले में भारत क्या दर्शा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बागपत में निरोजपुर सूजरा मार्ग पर बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने काफी गंभीर सवाल उठाए। आरोप है कि निर्माण में इतनी घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई कि सड़क को हाथ से ही उखाड़ा जा सकता था। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं।
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संदीप चौधरी ग्रामीणों के साथ निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मौके पर सड़क की परत बेहद कमजोर मिली। ग्रामीणों ने हाथ से ही सड़क की सतह उखाड़ दी, देखिए, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। ग्रामीणों और प्रधान प्रतिनिधि का आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से मानकों की अनदेखी कर यह निर्माण कराया गया। उनका कहना है कि इस तरह की सड़क कुछ ही समय में टूट जाएगी, जिससे किसानों और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। वीडियो में सड़क की परत आसानी से उखड़ती दिख रही है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है और कार्रवाई की मांग उठ रही है। वीडियो वायरल होने और शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दे दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। नहीं माल और कोई माल नहीं है कोई यहाँ पे ये सब नीचे वैसे सड़क दिख रही है यार। पुरानी वीडियो यार, पुरानी सड़क यार, ये सड़क पुरानी जो पहली सड़क है उस पर कुछ नहीं है। ये देखिए ये दिख गई, ये गट दिख रही है इसमें नीचे तले बचा ये गट दिख रही ये देखो पहले गट पड़ी है। तो मामला हमारे गांव में सड़क है जो ये विनोदपुर से सूजरा स्टेशन तक जा रही, उस पर भ्रष्टाचार का मामला है। अधिकारी लिपापोती कर रहे और जो सड़क बनाई गई है कल चालू हुई बननी, वो सड़क पर जो हाथों से सड़क कट रही, बिल्कुल घटिया सामग्री सड़क में लग रही। इसकी सड़क की जांच करवानी। ये जो अधिकारी है और ये ठेकेदार है, ये इतना घटिया माल लगवा रहे, इसमें लगा रहे। बिल्कुल सड़क कल बनी आज पटने लगी, हाथों से पट रही हो। जो वाहन होंगे तो वाहनों से तो चले ही नहीं। वहीं राजस्थान के जालौर में बड़ा हादसा हुआ है। निजी स्कूल की दीवार गिरने से छात्रा की मौत हो गई है। साइला के बावतरा गांव का यह मामला है। 6 साल की बच्ची की हादसे में मौत हो गई है। हादसे के बाद स्कूल में काफी अफरा तफरी का माहौल हुआ। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल लापरवाही पर यहां गंभीर तरीके से उठ रहे हैं। 6 साल की बच्ची इस हादसे का शिकार हुई है। हालांकि इस हादसे के बाद फौरन प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची। निजी स्कूल की ये दीवार गिर गई, जिसकी वजह से मासूम की मौत हो गई है। अब इसके लिए लापरवाह कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम अपने बच्चों को स्कूल प्रशासन के भरोसे, सरकार के भरोसे भेज देते हैं और अंजाम क्या होता है ये तस्वीरें देखिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सुरेश धवल का, जो जालौर से हमारे साथ बने। सुरेश, अपने आप में ये जो पूरी घटना हुई है, इस देश के सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था, उन सब पे सवाल उठा रहा है। जरा बताएं कैसे हुई ये पूरी घटना, कैसे बच्ची पे दीवार गिर गई और उस दीवार को बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी घटना है। आए दिन राजस्थानी नहीं बल्कि प्रदेश में भी कई जगह देखने को मिलती है। खासकर बात यह है कि जालौर जिले के साइला क्षेत्र के बावतरा गांव की एक निजी स्कूल जो है मरुधर शिक्षण संस्था, उसमें एक 2 वर्षीय जो 6 साल की बच्ची थी प्रीति, उसके ऊपर जो है दीवार गिरने से उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। लगातार उसके जो 2 संचालक है स्कूल के, वो मौके से फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार लोगों ने जब पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंची और हालांकि जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ईंटों की दीवार थी, ना कि प्लास्टर किया हुआ था। ईंटों की दीवार थी करीबन 5 से 7 फीट और बच्ची वहां खेल रही थी छात्रों के साथ में। उस दौरान ये घटना हो जाती है और बच्चे की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। ये प्रॉपर बालोतरा जिले के रहने वाले हैं और भंवरलाल मेघवाल की ये बेटी है और आसाना गांव में ये खेती का काम कर रहे थे और उस दौरान बच्ची वहां पढ़ने जाती थी। लेकिन स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। आखिरकार सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से ये जो निजी स्कूल है उस पर आखिर कार्रवाई कब होगी? जी, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी दीवार बनी थी, एकाएक वो सब चीजें गिर जाती हैं, तो ये तो पूरा करप्शन का मामला है सुरेश। यहाँ पर
जी बिल्कुल, प्रशासन लगातार इसमें जांच कर रहा है कि किसकी लापरवाही थी, लेकिन लापरवाही यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। इसमें 350 बच्चे पढ़ते हैं और ये प्राइवेट स्कूल है। इसमें 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में करीबन 350 बच्चे पढ़ते हैं। लगातार जांच हो रही है क्योंकि बांस के जो बैल आते हैं उसके दीवार पर जो है बांस की दीवार बनाई गई थी और उसके सारे जो ईंट थी वो लगाई हुई थी और इसी दौरान जो ये बड़ा हादसा हुआ है, ये सबसे बड़ा जो है विषय है। जी शुक्रिया सुरेश तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिल्म द केरल स्टोरी 2 27 फरवरी को बड़े पर्दे पर आएगी, लेकिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों का बवंडर उठ गया। फिल्म के ट्रेलर में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की कहानी को दिखाया गया है, जिस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई और इसे नफरत फैलाने वाला करार दिया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने फिल्म को प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया। शशि थरूर का आरोप है कि फिल्म में जो दिखाया गया उसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विश्व हिंदू परिषद के नेता दावा कर रहे हैं कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो सच घटना पर आधारित है। हालांकि इस बीच फिल्म को लेकर केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट कैंसिल करने की मांग की गई है। इस याचिका पर केरल हाई कोर्ट ने द केरल स्टोरी 2 के प्रोड्यूसर और सीबीएफसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लेकिन अब सवाल है कि फिल्म में दिखाई गई कहानी हकीकत है या फसाना। क्या वाकई प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है या फिल्म की कहानी में सच्चाई है? ये रिपोर्ट देखिए। ये ब्याह इलीगल है, पोक्सो केस है, ये 16 साल रही है वो। इन पेपर्स के हिसाब से आपकी छोरी 18 साल की है। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझ दे ब्याह। आप नहीं समझ रहे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। ये झलक थी अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा स्टारर फिल्म द केरल स्टोरी 2 की, जो 27 फरवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। दावा है कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ट्रेलर में दिखाया गया कि फिल्म लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे कुछ गंभीर मुद्दों पर आधारित है, लेकिन रिलीज होने से पहले इस फिल्म पर विवादों का बवंडर उठने लगा। मूवी के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में अपील हुई। याचिका में कहा गया कि बिना किसी ठोस सबूत के केरल को बदनाम किया गया। याचिका में मांग की गई कि फिल्म को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जाए। केरल हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म के प्रोड्यूसर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी मुकर्रर की गई है। रिलीज होने से पहले ही यह फिल्म एक और कानूनी पचड़े में फंसी है, तो दूसरी ओर द केरल स्टोरी 2 पर सियासी आग भी भड़कने लगी है। फिल्म जो था केरला स्टोरी, वो तो नफरत फैलाने वाला फिल्म ही है और उसमें कोई बुनियाद नहीं है। कह रहे थे कि हजारों लोग कन्वर्ट हो गया, ये सही नहीं है। मेरे ख्याल में कुल मिला के कुछ सालों में करीब 30 केस ऐसे कुछ थे और जो कहानी वो बता रहा था वो सिर्फ कुछ लड़कियों को हुए थे। कि हमारे देश तो बड़े देश हैं, अगर इधर उधर कुछ होते हैं उसका मतलब नहीं कि आप उसको बना के बहुत बड़ा कहानी बना के प्रोपेगेंडा कर दे। ये नफरत फैलानी बात हम छोड़ के श्री नारायण गुरु की किताब जो मैंने आज प्रकाशित किया, उपराष्ट्रपति आके ने कहा क्या कहा कि आप सब लोग सब साथ एक साथ जीना चाहिए। और एक साथ जीना का मतलब है कि आप क्यों, जब ये जरूरी नहीं है इस किस्म की चीज बताने के लिए जो सही भी नहीं है और जो लोगों को सिर्फ उनके मन में नफरत पैदा करता है, ये क्यों करें। केरल 2 सच को दिखा रहा है और देश को सच दिखाने का अधिकार फिल्म मेकर को है, प्रोड्यूसर को है। और अगर ना देखे तो आज का युवा दिग्भ्रमित रहे। केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर पर घमासान छिड़ गया है, लेकिन ये बवाल क्यों? ट्रेलर में ऐसा क्या दिखाया गया जिस पर विवाद हो रहा है, ये भी समझ लिए। द केरल स्टोरी में 3 राज्यों में लव जिहाद की कहानी दिखाई गई है। पहली कहानी राजस्थान की है, जहां एक हिंदू परिवार पुलिस स्टेशन में अपनी 16 साल की बेटी के कथित तौर पर जबरन धर्मांतरण की शिकायत दर्ज कराता है। दूसरी कहानी मध्य प्रदेश की एक युवती की है, जिसे शादी के बाद धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। तीसरी कहानी केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां एक युवक अपनी हिंदू प्रेमिका को लिव इन रिलेशनशिप के लिए कहता है। जब वो धर्मांतरण से इनकार करती है तो स्थिति हिंसक हो जाती है। फिल्म के ट्रेलर में 3 हिंदू लड़कियों की जिंदगी दिखाई गई है, जो प्यार के नाम पर साजिश के जाल में फंस जाती हैं और धर्मांतरण के दबाव में आती है। लेकिन ट्रेलर आते ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने
इसे प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाला करार दे दिया। केरल स्टोरी 2 फर्जी कहानियों पर आधारित स्टोरी है और आजकल कुछ फिल्म डायरेक्टर्स के लोगों का जो है वो एक चलन चल चुका है कि पैसा कमाना है चाहे जैसा, और आजकल जो स्टोरियां बन रही हैं वो फिरकावाराना बन रही हैं। उदयपुर फाइल्स हो या संबर फाइल्स हो या अजमेर वाली हो या कश्मीर से संबंधित हो, ये तमाम फिल्मी स्टोरियां जितनी भी हैं वो सब सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली हैं। इनके बयानी अपने आप में सर्टिफिकेशन है कि केरला स्टोरी के अंदर है क्या। द केरला स्टोरी ने जिस तरह से देश को झकझोर दिया था, अब ये केरला स्टोरी पार्ट 2 जो आ रही है उसको लेकर के इनकी जो बिलबिलाहट है वो अपने आप में इस बात का गवाही है कि हाँ, इस फिल्म के अंदर क्या आने वाला है। क्योंकि इस फिल्म ने देश के समक्ष उन इस्लामिक जिहादियों की करतूतों और उनकी कुकर्मों को जिस प्रकार से सार्वजनिक किया है, हिंदू समाज को और खासकर नारी शक्ति के लिए जो एक विभीषिका बन चुके हैं ये लोग, उनके विरुद्ध जो जिस तरह से उन्होंने सच्चाई का बखान किया है, मैं साधुवाद देता हूँ। अभी जो ट्रेलर आया है और जो ट्रेलर में जो कुछ दिख रहा है उससे लग रहा है कि जब सच्चाई फिल्म की जब पूरी फिल्म आएगी तो क्या होगा, इनके पैरों तले सारी जमीन खिसक जाएगी। द केरल स्टोरी के रिलीज होने से पहले ही फिल्म पर मजहबी जंग छिड़ी है, लेकिन सवाल है कि ट्रेलर में जो दिखाया गया उसका सच से कितना वास्ता है, फिल्म की कहानी की सच्चाई क्या है। और सवाल यह भी है कि केरल में चुनाव है, क्या इसीलिए फिल्म केरल स्टोरी 2 पर तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महोबा जिले के बाद अब एटा में जल जीवन मिशन की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सरकारी पानी की टंकी से पानी फुब्बारे की तरह बह रहा है। बताया जा रहा है कि यह टंकी अभी हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बनाई गई थी और टेस्टिंग में उसका यह हाल हो गया। पानी की टंकी के इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, यह जल जीवन मिशन नहीं, जल कमीशन मिशन है। पूरा मामला एटा जिला के कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला सुनहरी नगर का है। यहां सुनहरी नगर पार्क में स्थित एक सरकारी पानी की टंकी का पाइप अचानक से लीक हो गया, जिसके चलते कुछ ही समय में हजारों लीटर पानी टंकी से बाहर बह गया। पाइप से पानी इतनी तेजी से निकला कि फुब्बारे की तरह पानी काफी देर तक बहता रहा। इसको रोकने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन रोकना मुश्किल हो गया। पानी के तेज प्रेशर के चलते आसपास बने सरकारी कमरों में पानी भर गया। अंत में पानी रोकने के लिए मोटर बंद करनी पड़ी, तब पानी का बहना बंद हुआ। मेरी मौजूदगी है सुनहरी नगर एटा पार्क में। आपको बता दें, कल यहाँ पर टंकी के फ्लो के कारण थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आज हम उसकी हकीकत जानने के लिए पार्क में मौजूद टंकी है या ओवरफ्लो टैंक है उसको देखने के लिए आए हैं कि हकीकत क्या थी। आपको बता दें, ये जो बल्ब है आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, इसी बल्ब को सही करने के लिए इस टैंक को खाली किया गया था। खाली करते समय अचानक से पानी का ज़्यादा दबाव होने के कारण एकदम पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से हो गया, जिसके कारण आसपास रह रहे लोगों में और पार्क में मौजूद लोगों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगभग आधा घंटे तक ये सब यहाँ चलता रहा। आपको बता दें, इसकी वजह से आसपास के बासिंदाओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, केवल और केवल इस पार्क में जो है पानी भर गया। दूसरी तरफ आपको बता दें, इन लोगों के द्वारा जल निगम लोगों के अधिकारियों के द्वारा प्रयास जल्द से जल्द पानी सप्लाई करने के लिए किया गया है। इसी के तहत इस बाल को खोलकर जो है आगरा भेज दिया गया है, जिसमें अभी 2 से 3 दिनों का टाइम। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं यूपी के एटा और महोबा की, जो जल जीवन मिशन योजना की पोल खोल रही हैं। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक महोबा की है, एक एटा की है। यहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी को लेकर कहा भी गया है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। कई लोगों को पीने का साफ स्वच्छ पानी नहीं है, उसके बावजूद देखिए पानी कैसे वहां पर बह रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी राजीव मिश्रा का, जो एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि जो तस्वीरें आई, इतना तो साफ था कि पानी वहां पे बह रहा था,
बड़ी लापरवाही प्रशासन की देखने को मिल रही थी। वजह क्या है, ये पानी इतना क्यों बह रहा था वहां पे? क्या प्रशासन की तरफ से जवाब दिया गया है? अपन द्वारा बताया गया है कि पानी की जो है सप्लाई वाला जो बाल होता है वो खराब हो गया था, तो उसे सही करने के लिए पानी ओवर हेड टैंक से पानी को खाली करना पड़ा। इसी के चलते जब ओवर बाल खोल रहे थे तो पानी का प्रेशर अत्यधिक होने के कारण जो है प्रेशर पे पानी आ गया और इसी वजह से वहाँ पर पानी हो गया चारों तरफ। दूसरी तरफ आपको बता दें, यह जल जीवन मिशन के तहत नहीं है। यह टैंक जो बना हुआ है, टंकी बनी हुई है, ये 1998 में बनी हुई है और 2006 में प्रॉपर रूप से पूरे शहर को पानी सप्लाई देने के लिए काम शुरू हो गया था जी। लेकिन राजीव, अपने आप में ये सारी चीजें कि टंकी फटी नहीं है, टंकी ओवरफ्लो हो गया था, लेकिन इतना पानी, कई लोग हैं जिनको दिन भर एक बाल्टी नसीब नहीं होती है। देश के ऐसे कई इलाके हैं 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो क्या प्रशासन को नजर नहीं आया कि इतना पानी वहां पे फ्लो हो रहा है, बह रहा है, बर्बाद हो रहा है? नहीं, प्रशासन ने अपनी तत्काल व्यवस्था करते हुए उसको सही कराने का प्रयास किया। दूसरी बात यह है कि बाल अगर खुला था तो टैंक बाल खराब होने की वजह से पानी तो निकालना ही पड़ता टैंक, यह बताया गया है एसडीएम के द्वारा। शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में जल जीवन मिशन योजना को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का क्या कहना है, वो भी सुनिए। राज्य मंत्री हैं, एक लिख कर हमें दे दो, कहाँ ऐसी है जहां पर काम नहीं हो रहा, एक बार लिख कर हमें दे दो। न्यूज इंडिया को क्या बोलेंगे मंत्री जी? हम लगातार आपके साथ हैं, लगातार आपकी बातें उठाते रहते हैं। न्यूज इंडिया को क्या बोलेंगे मंत्री जी? क्योंकि हम हर खबर आपकी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार तमाम तस्वीरें आ रही हैं राज्य में आपको जहां मिले, कहीं मिलता है, कुछ मिलता है, कहीं पर कोई शिकायत करता है मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया। तो ये हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, जो जल शक्ति मंत्री हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं भी अगर शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कोई भी लिखित शिकायत दी जाती है तो उस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन बीरेंद्र सिंह के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। वहीं एमपी के छतरपुर में पन्ना हाईवे पर ट्रकों में भारी राशन की बोरियां रास्ते से ही गायब कर दी जा रही हैं। एमपी के छतरपुर में पन्ना हाईवे पर ट्रकों से माल चोरी करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे ट्रक ड्राइवर राशन की बोरियां बीच रास्ते में ही उतार कर गायब कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। एमपी के जबलपुर में दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान दो समुदायों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया और दर्जनों लोग लाठी डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए। विवाद के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आजाद चौक पर दुर्गा मंदिर और मस्जिद आमने सामने है। दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने आरती के दौरान स्पीकर की तेज आवाज पर ऐतराज जताया, जिस पर दूसरे पक्ष ने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। दिल्ली रुड़की नेशनल हाईवे पर ऑटो कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार का मालिक संजय शादी में जा रहा था। रास्ते में कार से धुआं निकलते देखा और गाड़ी किनारे रोककर गाड़ी से बाहर निकल गया, जिसके बाद कार में भयंकर आग लग गई। आग की लपटों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एटा में पानी की टंकी का वाल्व खराब होने से लगभग 1000 लीटर पानी बह गया, जिससे करीब 1000 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम एटा मौके पर पहुंचकर पानी टंकी की जांच की। नगर पालिका के इंजीनियर निहाल सिंह ने बताया कि वाल्व खराब होने की वजह से टंकी से पानी का रिसाव शुरू हो गया। वाल्व को मरम्मत के लिए आगरा भेज दिया गया है। वहीं एसडीएम ने बताया कि वाल्व को जल्दी से ही वापस लाकर स्थापित कर दिया जाएगा और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। गोंडा में बारातियों से भरी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर आम के पेड़ से टकरा गई। हादसे में 5 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सभी लोग बलरामपुर से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर गोंडा आ रहे थे। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से सड़क किनारे लगे आम के पेड़ से जा टकराई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। अहमदाबाद के मणिनगर में स्थित 7th डे स्कूल एक बार फिर बड़े विवादों के घेरे में। स्कूल पर आरोप है कि प्राथमिक विभाग के लिए आवश्यक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट न होने के बावजूद साल 2017-18 से आरटीई के तहत एक भी गरीब छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बजाय स्कूलों ने इन आरक्षित सीटों पर सामान्य छात्रों को एडमिशन देकर उनसे अवैध रूप से करीब 19 करोड़ की
फीस वसूली है। आश्लोक एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित इस स्कूल ने अब तक लगभग 8000 जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा के उनके कानूनी अधिकार से वंचित रखा है। स्कूल का माइनॉरिटी स्टेटस पहले ही खारिज किया जा चुका है, फिर भी नियमों का उल्लंघन जारी है। इस पूरे मामले की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुख्ता सबूत हाईकोर्ट में पेश किए हैं। जांच समिति के बार बार मांगने पर भी स्कूल प्रशासन अब तक वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहा है। साथ ही स्कूल में पढ़ रहे 11000 छात्रों में SC, ST और OBC वर्ग के पात्र छात्रों के स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में भी भारी लापरवाही देखी गई है। डीओ ने प्रिंसिपल को सख्त हिदायत दी है कि योजना के अधीन आने वाले सभी छात्रों के फॉर्म तुरंत भरवाए जाएं और अभिभावकों को सूचना दी जाए। आरटी के बारे में हम ऐसा बोलेंगे कि अभी हमारा जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसका जो जजमेंट आएगा हमको मान्य रहेगा। अभी हमारा फिलहाल जो लक्ष्य है वो बच्चों की बोर्ड एग्जाम चल रही है, अभी वार्षिक परीक्षा भी चलेगी, तो उनके लिए हम उनके फोकस पर है कि उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है और कोई बच्चे टेंशन में ना आ जाए, वही हमारा लक्ष्य है। नामदार हाईकोर्ट में आज जो 7th डे स्कूल के मैनेजमेंट ने 2021 में जो स्टे लाया है उसके सामने हमने स्टे वेकेंट करने के लिए एफिडेविट भी डाली है। आज हो सकता है उसका सुनावनी चले। उसमें ऐसा है कि वर्ष 17-18 से RTE के बच्चों को सेल्फ फाइनेंस स्कूलों में 25% सीट अलॉट की गई है, जिसमें उनको फ्री एजुकेशन मिल सकता है। इसके लिए सेल्फ फाइनेंस सभी स्कूल में इस तरफ का प्राविधान किया है। 7th डे स्कूल में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हमारे पास है, ऐसा करके उन्होंने RTE के बच्चों को अलाउ नहीं किया है। उसके ऊपर उसने जो दरखास्त डाली थी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन में, वो रिजेक्ट हुई थी। उसका प्राइमरी का सर्टिफिकेट जो माइनॉरिटी का होना चाहिए प्राइमरी स्कूल का, वो उन्होंने रजू नहीं किया था। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में आई हुई 7 डे स्कूल का विवाद, जो कि आजकल कुछ महीनों से विवादों में आई हुई है, उसका इतना बड़ा भी विवाद हो चुका है कि यहाँ पर एक छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या तक भी कर दी। उसके बावजूद सबसे बड़ा उसका अगर विवाद देखने को जाए तो 2017-18 के गवर्नमेंट गुजरात के RTI के अंतर्गत जो बच्चों को RTI के अंदर जो एडमिशन देना चाहिए वो उस एडमिशन को स्कूल ने खारिज करके प्राइवेट में कर दिया था, जिसमें लगभग 8000 से ऊपर बच्चों का एडमिशन होता है और उनकी अगर हम फीस देखने को जाए तो करीब से करीब 19 करोड़ रुपए तक होते हैं। लेकिन ये जो 7 डे स्कूल का कहना ये है कि उनके पास। वहीं दिल्ली में रफ्तार, रील और लापरवाही ने एक मां की पूरी दुनिया उजाड़ दी। एक मां का उससे लाल घर का चिराग और उसका सहारा छीन लिया। द्वारका की सड़क पर 23 साल के साहिल धनश्रय की जिंदगी उस वक्त खत्म हो गई जब एक नाबालिग लड़का तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से रील बनाते हुए सड़क पर दौड़ रहा था। सामने से आ रही साहिल की बाइक को टक्कर मारी। कुछ ही सेकंड में एक घर का इकलौता बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। साहिल कोई आम युवक नहीं था, वो अपनी सिंगल मदर इन्ना माकन की पूरी दुनिया था। BBA का छात्र, बड़ा सपना, विदेश जाकर मास्टर्स करना, मां को एक बेहतर जिंदगी देना और खुद एडमिशन फॉर्म भर रहा था, डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहा था। अगस्त में UK जाने की तैयारी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ाई का सपना लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में जन्मदिन की तैयारी होनी थी वहां अब सन्नाटा है, मां सदमे में है और दीवारों पर लगे बेटे के सपने अब सिर्फ तस्वीर बनकर रह गए हैं। जांच में जो सामने आया उसने सबको झकझोर दिया। स्कॉर्पियो चला रहा लड़का सिर्फ 17 साल का। हादसे के बाद आरोपी नाबालिग को पकड़ा गया, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दी थी। अब परिवार पूछ रहा है कि क्या एक बेटे की जान इतनी सस्ती है? क्या नाबालिग कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? तो 17 साल के साहिल की मौत के बाद परिवार सदमे में है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि मां लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। 3 फरवरी से लेकर आज 19 फरवरी हो चुकी है, इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन एक माँ जो कि साहिल, जो कि मल्टी टैलेंटेड लड़का था,
उनकी माँ आज भी परेशान है। न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा, पुलिस वालों का दरवाज़ा, इसके साथ ही कानून व्यवस्था से, सरकारों से गुहार लगा रही हैं कि बेटा मेरा, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ एक फ़न रील की वजह से ख़त्म हो गई, उसको न्याय मिलना चाहिए। चलिए माँ से एक बार फिर से बात करते हैं। मैम, कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि आपने कहा था कि आप शायद पुलिस में भी जाएंगी और जो उसको नाबालिग उसमें दिखाया गया है उसको लेकर भी आप आवाज़ उठाएंगी। क्या कार्रवाई अभी तक? मैं आवाज़ उठा चुकी हूँ, अभी उठाने वाला कुछ रह नहीं गया, उठा चुकी हूँ। पूरी दुनिया ने देख लिया है, मेरी आवाज़ मैंने पूरी दुनिया तक पहुँचा दी है, क्योंकि मेरा बच्चा चला गया है। मैं दुनिया के बच्चों को सेव करने के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। अगर लोग उसके लिए भी सामने नहीं आ सकते तो फिर मेरी तो क्या ही हस्ती है। फिर मेरे बच्चे का अकाउंट जस्टिस फॉर साहिल जो हम चला रहे हैं, जो हमने पिटीशन, ऑनलाइन पिटीशन चला रखी है, मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया से हमारे हिंदुस्तानी बच्चे जो यहाँ पे अनसिक्योर फील करके और बाहर जा रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस पिटीशन में सामने आए, ऑनलाइन पिटीशन साइन करें। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ सोसाइटी और पब्लिक मांगे और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करें। साहिल का एक सपना था, एक घर बनाने का, आपको उस घर में रखने का, अपनी माँ के सपने पूरे करने का। वो कौन सा घर था जो उसने डिज़ाइन किया? यही घर था। आप इसको जूम करके दिखाइएगा कि ये लैपटॉप, अपने आईपैड सब में ये लगा रखा था। मुझे दिखाता था कि मम्मी बस मैं जाने वाला हूँ, मैं आपको ऐसे घर में रखूँगा, मैं आपको सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा। अपने दोस्तों से शेयर करता था, मेरी मम्मी ने बहुत पेन लिया है मेरे लिए, मैं अपनी माँ को ऐसे रखूँगा, दुनिया देखेगी। हम चाहते हैं कि आप साहिल का वो कमरा, जिसमें ये कमरा दिखाता है कि साहिल जो है वो मल्टी टैलेंटेड लड़का था, गरीबों की हेल्प करता था और बुज़ुर्गों की मदद करता था, तो वो थोड़ा सा लोग जानना चाहते कि आखिरकार। अभी तो मैं सबको, आप लोग भी और सब लोग कवर कर ही चुके हैं, तो देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा आई हैव। मैंने सब कुछ शेयर कर ही दिया है, सभी के पास है वो सारी चीज़ें, पूरी मीडिया, पूरी दुनिया, सारे मीडिया चैनल्स वो ले चुके हैं ऑलरेडी। साहिल की कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो मतलब उसको बाकी बच्चों से अलग बनाती, जो बताता है कि साहिल जो है सबसे अलग था और साहिल का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी था देश के लिए? मैम, ये सपने, ये गोल्स, उसकी सेल्फ मोटिवेशन, आप थोड़ा सा उसके फ्रेंड्स से कंसल्ट कीजिए, आपको पता चलेगा। इस देश ने एक संत की सोल गंवा दी है। He was a saint। अपने घर में टाइम नहीं देके, अपने कामों को सेक्रीफाइस करके वो सो के नहीं उठता था, तो उसके दोस्तों के फोन आ जाते थे, भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम, भाई मेरी ये प्रॉब्लम, भाई मेरी ये प्रॉब्लम। जो लोग, जिन लोगों से हमारी बातचीत भी नहीं थी, उनके बच्चों को भी हेल्प करता था वो। उनके लिए भी मुझसे लड़के जाता था, मम्मी हम अच्छा करेंगे ना तो उनको अपने आप पता चल जाएगा, हम ऐसे नहीं है, करने दो उनको, ऐसे करने दो। मतलब बड़े बड़े लोगों को, लोगों के पेरेंट्स को वो कंसल्ट करता था। वो देखने में छोटा था, उसकी उम्र छोटी थी, बट जितना स्ट्रगल उसने मेरे साथ देखा है, उसकी मैच्योरिटी बहुत पहले ही आ चुकी थी, बचपन टाइम से पहले। ही वॉज वेरी मैच्योर, इसीलिए उसको अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मी, उसका हमेशा एहसास था उसको। He was not at all irresponsible। इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की है मेरे साथ। आखिरी सवाल, वो जो माफ़ी मांग रहे हैं, मैं उसको डिनाई कर चुकी हूँ, क्योंकि जब पूरी दुनिया के सामने चीज़ें, परतें खुल खुल के चिल्ला के पूरी दुनिया को, सबके सामने चीज़ें आ गई। 15 दिन तक वो बाप नहीं थे, 15 दिन बाद जब मैं चिल्लाई, तब उनकी बापता, उनकी फैमिली की ममता, उनके संवेदनाएं सब निकल के बाहर आ गई। और ये जो झूठी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि वो उनकी वाइफ को उन्होंने बोला कि जाइए बच्चे को हॉस्पिटल ले जाइए, तो फिर कहाँ रह गई वाइफ? रास्ते में से, हवा में से गायब हो गई क्या? उनके बच्चे तो उल्टा भाग के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे बच्चा भागा नहीं।
बचाव करने की कोशिश कर रहे अपने बच्चे। पूरी दुनिया में वो स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं, वो क्या वो नहीं देख रहे हैं क्या अपने बच्चों की वीडियो? वो रील नहीं, वो मतलब पूरी जो फुटेज निकाली है वो नहीं देख रहे हैं क्या? वो तो स्पीड में गाड़ी। मैम उसके बाद की फुटेज नहीं देख रहे हैं कि उनके बच्चे भाग रहे हैं, वो स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है वो उनको पकड़ के वापस लेके जा रहा है पब्लिक के बीच में। ये फुटेज नहीं देखी है क्या आपने, या आप लोगों ने दिखाई नहीं है पब्लिक को पूरी तरह? हाँ, तो फिर उसके बाद कैसे वो कह सकते हैं कि मेरी फैमिली वहाँ पे गई? 1:30 बजे तो मैं ही पहुँच के अपने बच्चे को जो है चिल्ला चिल्ला के इंदिरा गांधी जैसे घटिया हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लेके गई हूँ। वहाँ चिल्लाई हूँ मैं, 3 घंटे पब्लिक ने मुझे चिल्लाते हुए देखा है। वहाँ कैमरास होंगे ना हॉस्पिटल में, तो आप उस दिन की मेरी भी फुटेज चिल्लाने की जो 3 घंटे की निकलवा लीजिए। का सहारा अपने बच्चे को बचाने के लिए ले। मैम देखिए, ये जो वकील साहब आए हैं, सॉरी टू से बट उनकी पेरेंटिंग के ऊपर ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन उनकी पेरेंटिंग के ऊपर है। 17 साल का आज अगर वो अपने बच्चे को बता रहे हैं, जुवेनाइल बता रहे हैं, एंड थर्ड टाइम he need to hire a lawyer for a child till the age of 17, तो आगे का फ्यूचर, आगे के उसके स्टेप्स, आगे का जो भी उसके कदम होंगे वो उनके फादर खुद अपनी पेरेंटिंग को कंसिडर करके, दुनिया इस चीज़ को कंसिडर करके, सोसाइटी इस चीज़ को कंसिडर करके और सोच ले कि अब आगे और कितने बच्चों का नंबर है। साहिल की माताजी को आप सुन रहे थे कैमरा सर आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया। वहीं साहिल के घर से संवाददाता आंचल यादव की रिपोर्ट भी देखिए। देखिए, साहिल के कमरे में हम आपको लेकर आ चुके हैं। साहिल का वो कमरा जो कि केवल एक कमरा नहीं, साहिल के सपनों का कह सकते एक आशियाना है। और देखिए, ये कमरा साहिल की यादों को जीवंत करता है। सबसे पहले देखिए शुरुआत करें तो देखिए ये साहिल के छोटेपन का एक फ़ोटो है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना सुंदर बच्चा जो है साहिल इसमें दिख रहा है। और उससे नीचे आप जाएंगे तो देखिए साहिल के मेडल्स हैं, और बहुत सारे मेडल जो हैं साहिल ने जीते थे, जिसमें प्लेयर ऑफ द डे का है और एनुअल स्पोर्ट्स डे का है और अलग अलग एकेडमी के हैं, एनुअल स्पोर्ट्स डे का है। और इसी तरीके से देखिए, ये देखिए बहुत सारे मेडल हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, जो मेडल साहिल को मिले थे। और इसके अलावा देखिए, अगर आप टेबल पर नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि साहिल कितना ज़्यादा मल्टीटास्कर था और उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो कि एक बच्चे में अमूमन होती नहीं है। अगर कोई प्रतिभाशाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा होगा, उसी के अंदर इस तरह की क्वालिटी होगी, वो कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे किसी की मदद करना, बुज़ुर्गों की मदद करना, बच्चों के बीच में बैठना, उनकी मदद करना। और ये ट्रॉफ़ीज़ हैं, देखिए, ये देखिए ये रनर अप की ट्रॉफ़ी है। और एक ट्रॉफ़ी देखिए आपको ये नज़र आ रही होगी, ये क्रिकेट एकेडमी की ट्रॉफ़ी है। इसमें विनर था साहिल, और जिसमें देखिए लिखा हुआ भी है। और ये फुटबॉलर यानी कि स्पोर्ट्स से भी साहिल जुड़ा हुआ था। सीनियर विनर्स में देखिए उसका नाम है। और ये देखिए साहिल की फ़ोटोज़ आपको नज़र आ रही होगी। साहिल को गाड़ीज़ का भी शौक़ था। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी कि टेबल पे एक गाड़ी भी रखी हुई है। और इसके साथ ही साहिल का देखिए लैपटॉप यहाँ पर रखा है, जो कि ये दिखा रहा है कि साहिल की किताबें रखी हुई है। देखिए कौन कौन सी किताबें, डिक्शनरी यहाँ रखी है। ईगो इज़ द एनिमी, यानी कि कैसे अपने ईगो को जो है, आपका ईगो आपका दुश्मन है, उससे कैसे आपको लड़ना है, वो भी लिखा। द सीक्रेट यहाँ पर रखी हुई है। और इस तरह की किताबें भी देखिए और यहाँ रखी हुई हैं। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा साहिल को अलग अलग चीज़ों का शौक़ था, उसको यहाँ देखिए पियानो रखा हुआ है, हारमोनियम रखा हुआ है, क्योंकि उसको अलग अलग तरह की चीज़ों का शौक़ था। उसको गाने का भी शौक़ था। साहिल को लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। और देखिए ये देखिए कैप्शन लिखा हुआ है, ऑब्सेशन इज़ अ गोना बीट टैलेंट एवरी टाइम। तो देखिए ये वो कैप्शंस थे जिनको साहिल
लिख के रखता था अपने कमरे में, जिससे उसको पता रहे कि उसको कैसे अपने ईगो को डाउन करके खुद को जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर इंसान बनाना है, अपने गोल्स को पाना है। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कैप्शन, वो भी आपको दिख रहा होगा। और ये पूरा का पूरा जो कमरा है ये साहिल का है। और ये देखिए ऊपर छत पे भी साहिल ने एक कैप्शन लिखा हुआ है और 2025 विल बी माई। और आप देख सकते हैं कि एक उसने सपना यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2025 मेरा होगा, लेकिन जैसे ही 2026 आता है साहिल को इस दुनिया से जाना पड़ता है। किसकी वजह से? रील बनाने वाले बेपरवाह, एक ऐसे लापरवाह बच्चे जिनके माँ बाप आज की डेट में उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी की जान ले लेते हैं। एक इंसान जिसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उसकी गरीब इंसान की पसलियाँ टूट जाती हैं, उस परिवार की भी कोई मदद के लिए सामने नहीं आता है। एक बच्चा जो कि लाखों में एक बच्चा पैदा होता है, साहिल जैसा, जो कि मल्टीटास्कर था, जिसको फॉरेन जाना था, जिसको अपनी मदर का सपनों का घर बनाना था, जो कि सिंगल चाइल्ड था, अपनी मौसी का और अपनी माँ का एक बच्चा था। और भी देखिए तस्वीरें हैं जो कि साहिल की हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये साहिल की मदर का कमरा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी फ़ोटो लगी हुई है जिसमें साहिल को हक किया हुआ है साहिल की मदर ने। और ये यादें छोड़ गया है साहिल इस कमरे में, इस घर के अंदर, कि उसको महसूस किया जा सके। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए, ये शक्ति कपूर के साथ में साहिल की मदर हैं और संभवतः ये साहिल के कोई रिलेटिव हैं। ये नीचे साहिल है, छोटा साहिल है। तो अब इस पूरे घर में साहिल की एक एनर्जी, साहिल की क्वालिटीज़ और साहिल की यादें सिर्फ रह गई हैं। चारों तरफ हम कैमरा घुमा रहे हैं, सिर्फ साहिल की तस्वीरें, साहिल के गोल्स नज़र आ रहे हैं। और आज साहिल की मदर ये सवाल कर रही है उन गुनहगारों से, प्रशासन से और इसके साथ ही सरकार से कि ऐसा कानून लाया जाए, गुनहगार करने वाला चाहे नाबालिग हो बालिग हो, गुनहगार है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसी लड़ाई को आज एक माँ, जो कि एक इकलौती महिला भी है घर की, जिसके पास ना अब सहारे के लिए पति है, पति की पहले ही मौत हो चुकी है, सेपरेशन भी हो चुका था, ना अब बेटा है, ना कोई और बच्चा है, अकेले इस माँ को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी और मांग कर रही है माँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के सराय काले खान से मेरठ तक की दूरी अब कम होने जा रही है। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीजनल रैपिड ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली से मेरठ सफर करने वाले लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। रैपिड मेट्रो अधिकारियों ने मीडिया को सराय काले खान रैपिड स्टेशन से बेगमपुल मेट्रो स्टेशन का दौरा करवाया और खूबियां बताई। आपको बता दें कि नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो भारत की इकलौती ऐसी सेवा है जो सिंगल ट्रैक पर संचालित होती है। पहले मेरठ जाने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब यह समय घटकर लगभग 45 मिनट का हो गया है। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कर औपचारिक रूप से मेरठ की जनता को समर्पित कर देंगे। ट्रेन देख रहे दिल्ली मेट्रो नहीं, मेरठ मेट्रो है, जिसका 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जिससे लाखों जनता, उस जनता को जो दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली लगातार अप डाउन करती है, उसको राहत भरी खबर आने वाली ही है। आप ये देख सकते हैं, ये नमो भारत रैपिड मेट्रो का ट्रैक है, जिस पर एक साथ रैपिड मेट्रो और जो मेरठ मेट्रो है, ये दोनों एक साथ दौड़ेगी। आइए अंदर चलते और देखते हैं कितनी अलग है ये दिल्ली मेट्रो से और कितनी खास है ये मेरठ वासियों के लिए। आप देख सकते हैं इसकी सीट जो बनाई गई हैं वो बिल्कुल रैपिड मेट्रो की तरह इसकी सीटें हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो में जो होता है उसके उलट होता है, इसमें साइड में सीटें होती है, इस तरह की बनी हुई हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं रैपिड मेट्रो की जो सीटें हैं, प्रीमियम सीटें, उस तरह की से मेरठ मेट्रो में सीटें दी गई हैं। आज ये जो इसको मेट्रो का जो रिवील करा गया है उससे मीडिया पर्सन्स के लिए करा गया है, और क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री स्वयं आकर मेरठ में इस मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और मेरठ
की आम जनता को ये सौंप देंगे। बात करते हैं कुछ मीडिया कर्मियों से ही, क्योंकि आज मीडिया कर्मियों को यहाँ बुलाया गया है कि मेरठ की जनता को ये मेट्रो 22 तारीख को सौंपी जाएगी, उसको लेकर कितने खास है मेरठ मेट्रो? ये देखिए, खास इसलिए है क्योंकि मतलब इतनी लंबा जो सफ़र है वो मात्र 50 से 55 मिनट में ये दूरी तय कर पाएंगे हम। सबसे बड़ी बात है कि समय का बचत होगा, उस समय में हम दूसरा कुछ काम भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि हमेशा आप देखते थे कि यहाँ से जो सफ़र होता था, मेरठ से दिल्ली का जो सफ़र होता था, 4 से 5 घंटे लग जाते थे, पूरा दिन खराब चला जाता था, लोग बाग एक दिन पहले भी जाते थे। तो अब ये जो समय है, इस समय का बहुत बड़ा समय बचेगा, बिल्कुल समय बचेगा। ये कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरठ मेट्रो ये बिल्कुल अलग मेट्रो होने वाली है। और बताया जा रहा है कि ये भारत का पहला ऐसा एक स्टेशन है जहाँ पर एक ही ट्रैक पर हाई स्पीड सेमी ट्रेन और साथ ही साथ मेरठ मेट्रो का भी संचालन होगा। कितना फ़ायदा मिलने वाला है मेरठ वासियों को? जो पहले सफ़र में 3-3, 4-4 घंटे रास्ते में ख़राब होते थे, एनर्जी वेस्ट होती थी, उस सब चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा, समय बचेगा, एनर्जी बचेगी और पैसे का फ़ायदा होगा। पैसों का फ़ायदा होगा, बिल्कुल पैसों का फ़ायदा होगा, समय बचेगा। सबसे बड़ी बात समय बचेगा, क्योंकि पहले दिल्ली से मेरठ आने में जहां लगभग 3 से 4 घंटे लगा करते थे, अब वो समय जो है महज 52 मिनट का होकर रह जाएगा। साथ ही साथ एक ही ट्रैक पर पहली बार देश के अंदर 2 ट्रेनें दौड़ेंगी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत और साथ साथ मेरठ मेट्रो। आइए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। जगह जगह इसका आप देखते रहते हैं, अभी पीछे पिछले साल दोहाई डिपो में इसका जो मेरठ मेट्रो थी इसको रिवील करा गया था। तो मेरठ के अंदर कितना फ़ायदा होने वाला है? मेरठ की जनता को सीधा फ़ायदा होने वाला है। एक तो ट्रैफिक की बचत होगी, जो जाम वगैरह लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा बचत होगी, और दूसरा जो लोग लेट हो जाते थे, ऑफिस के लिए हो जाते थे, कभी किसी चीज़ के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ ये बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी हैं, देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पिलर है हम, और ये जो मेट्रो है, ये मेट्रो खासकर कारगर होने वाली है मेरठ की उस जनता के लिए जो दिल्ली जाने के लिए कभी पूरे दिन का इंतजार करती थी, कुछ मिनटों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे से कम समय के अंदर ये जो मेट्रो है दिल्ली के सराय काले खां जो रैपिड स्टेशन है वहाँ तक पहुँच जाएगी। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितना फ़ायदा होने वाला है? कितना फ़ायदा होने वाला है दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली? देखिए, पहले बहुत लंबा समय होता था, करीब 2 आदमियों को 2 से 2.5 घंटे लगते थे। फिर मेरठ एक्सप्रेस वे बना, उससे सहूलियत हुई। इसमें जो क्लेम है कि 45 से 50 मिनट का सफ़र होगा, तो यकीनन जो लोग किराए पर मकान लेके दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं या फिर वहाँ जॉब करते हैं, वो एक दिन में ट्रांजिट कर सकते हैं, यानी यहाँ से जाने में 50 मिनट, आने में 50 मिनट। तो एक नौकरी पेशा लोगों के लिए भी, या जिन्हें हेल्थ सर्विसेज बेहतर चाहिए, सीधे तौर पर वेस्टर्न यूपी के एक बड़े मंडल की कनेक्टिविटी देश की राजधानी दिल्ली से है, और ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और जिस सोच से इसको बनाया गया, वो सोच के प्रति मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से कामयाब होगी। बिल्कुल, बताया जा रहा है देश की पहली ट्रेन सिस्टम है जिस पर एक ही साथ हाई स्पीड ट्रेन और साथ में मेट्रो भी दौड़ेगी। कितना फायदा होने वाला है? जैसे कि आपने बताया है कि पहले जो है मेरठ से गाज़ियाबाद तक जाने के लिए बहुत जाम से जूझना पड़ता था, और कई बार ऐसा होता था कि बीच में कोई ट्रैफिक ऐसा फंसता था कि 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते थे। तो अब मेट्रो और रैपिड के चलने से सफ़र आसान हो जाएगा और किफ़ायती भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 घंटे का सफ़र मानिए कि कितना महंगा पड़ता था, और ये किफ़ायती भी, आरामदायक भी सफ़र होगा और सहूलियत भरा भी होगा। जी बिल्कुल, समय बचेगा, साथ ही साथ पैसा भी बचेगा। अब 22 तारीख को इसका उद्घाटन होना, उसके बाद ये आम जनता मेरठ के लिए खोल दिया जाएगा। अब दिल्ली दूर नहीं, मेरठ वासियों के लिए 22 तारीख को खुशखबरी होने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए बेगमपुर से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।